हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने साधन के समान प्रतिफल के बारे में पढ़ा था। कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी कि साधन के घटते प्रतिफल। साधन के घटते प्रतिफल क्या होते हैं? जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की अधिक मात्रा को लगाते हैं। जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों को लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। यानी कि उत्पादन बढ़ता तो है और उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। अगर ऐसी परिस्थिति हो तो हम कहेंगे कि साधन के घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। तो आपको क्या बताया? साधन के घटते प्रतिफल के नियम में जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स की अधिक इकाइयों को लगाते हैं, यानी कि भूमि मान लो हमारा फिक्स फैक्टर है, उसमें हम श्रमिकों की संख्या जैसे जैसे अधिक करते जाते हैं तो उत्पादन अगर हमें घटती हुई दर से प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता है, सीमांत उत्पादन हमारा कम होता है और औसत लागत एवरेज कॉस्ट हमारी बढ़ती है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर को मार्शल ने किस तरह से डिफाइन किया है? यदि कृषि कला में उन्नति ना हो, यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए जो हम बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें, टेक्नोलॉजी में अगर हम चेंज ना करें तो भूमि पर लगाई गई पूंजी और श्रम की इकाइयों में वृद्धि करने से कुल उपज में साधारणतया उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। ये डेफिनेशन मार्शल ने दी है। यानी कि मार्शल ने क्या कहा है कि यदि कृषि कला में उन्नति ना हो, यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज ना करें, जो टेक्नोलॉजी हम पहले यूज़ कर रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते रहें, तो जब हम भूमि के ऊपर, ज़मीन के ऊपर श्रमिकों की अधिक संख्या लगाते हैं या पूंजी कैपिटल ज़्यादा लगाते हैं, तो पूंजी अधिक लगाने से और लेबर अधिक लगाने से जो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता तो है लेकिन उसमें कम अनुपात में वृद्धि होती है। बढ़ता तो है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है। कम अनुपात में वृद्धि होने का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ता तो है लेकिन अगर वो घटती दर से बढ़ता है तो हम कहेंगे घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। इसको इंग्लिश में लिखा है, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर अप्लाइड इन द कल्टिवेशन ऑफ लैंड। लैंड को कल्टीवेट करने के लिए लेबर और कैपिटल का हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं। इन जनरल ए लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस रेस्ड। तो उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन उसका इंक्रीज क्या होता है? प्रोपोर्शनेटली कम होता है, लेस होता है। अनलेस इट हैपन्स टू कोइंसाइड विद इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और ये तभी होगा अगर हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो तकनीकी सुधार अगर हम नहीं करते हैं तो लेबर की मात्रा अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो हमें उत्पादन में वृद्धि तो होगी, लेकिन उत्पादन में वृद्धि घटती हुई दर से अगर हो रही है तो हम कहेंगे कि घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। ये नियम कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? वो मान्यताएं जिसको हमें मानना पड़ता है। अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो एजम्पशन क्या है? उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन नहीं, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होना चाहिए। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई थी कि कृषि कला में उन्नति नहीं होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज कर देंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। सेकंड है, उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील और बाकी स्थिर। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब इम्प्लीमेंट होता है? जब हम उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल लेते हैं और बाकी साधन हम जो भी लेंगे, प्रोडक्शन के बाकी फैक्टर लेंगे, वो फिक्स होंगे, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होगा। नेक्स्ट आता है, उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयां समान। यानी कि जो भी हम वेरिएबल फैक्टर ले रहे हैं, मान लो हम वेरिएबल फैक्टर लेबर ले रहे हैं, तो वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर की सभी इकाइयां, सभी यूनिट कैसे होंगे? समान होंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमने वर्कर काम करने के लिए लगाए, या तो सारे वो वर्कर स्किल्ड होंगे या सारे अनस्किल्ड होंगे या सारे सेमी स्किल्ड होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ हमने स्किल्ड वर्कर लगा लिए, कुछ हमने सेमी स्किल्ड लगा लिए। अगर मिक्स वर्कर लगाते हैं तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है,
परिवर्तनशील साधनों की पर्याप्त इकाइयों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो हम वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें सफिशेंट पर्याप्त इकाइयों का अगर हमने पहले से प्रयोग कर रखा है तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होगा। इसका मतलब ये क्या है कि मान लो लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है। 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर मान लो 5 वर्कर काम कर सकते हैं। तो हमने शुरू में ही 5 वर्कर की जगह अगर मान लो 2 वर्कर लगाए, तो 2 के बाद जब हम वर्कर बढ़ाएंगे, इसको इंक्रीज करके अगर हम 3 करेंगे, तो तीसरा वर्कर लगाने से हमारा प्रोडक्शन कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 5 वर्कर काम कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी 2 लगा रखे हैं। तो तीसरा वर्कर लगाने से प्रोडक्शन कम नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पॉइंट आपको मैंने क्या बताया, एजम्पशन किस एजम्पशन के पेपर बेस्ड है ये लॉ, परिवर्तनशील साधन की पर्याप्त इकाइयों का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम ये नियम कब लागू होगा, अगर हमने पहले जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है उसकी हमने पर्याप्त इकाइयों का प्रयोग किया है, सफिशेंट इकाइयों का प्रयोग किया है। फिर अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो ये नियम लागू होगा। अब इस नियम की हमने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, इस नियम की हमें व्याख्या पढ़नी है। व्याख्या करने से पहले हम ये पहले टेबल से इस नियम को समझेंगे। टेबल में हमने लैंड फिक्स फैक्टर लिया है, लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, और हम ले रहे हैं 1 हेक्टेयर भूमि है, उसके ऊपर श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। लेबर हमने 1 2 3 4 5 लेबर हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो पहले 50 था, फिर 90 हो गया, फिर 120 145 165, यानी कि टोटल प्रोडक्शन आप देखो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की दर कम है। 50 से 90 हुआ यानी कि 40 बढ़ा। कितना बढ़ा ये, 50 से 90 हुआ यानी कि 40 बढ़ा। 90 से 120 हुआ यानी कि सिर्फ 30 ही बढ़ा। 120 से 145 हुआ तो केवल 25 ही बढ़ा। 145 से 165 हुआ, केवल 20 ही बढ़ा। यानी कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की दर उसकी कम होती जा रही है। पहले 40 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, फिर 25 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, बढ़ने की दर कम होती जा रही है। तभी हम कहेंगे कि घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। तो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से अगर प्रोडक्शन की दर कम हो रही है तो हम कहेंगे कि घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जो हमारा एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, सीमांत उत्पादन होता है, वो भी कम होता जा रहा है। जैसे पहले 50 है, फिर 40 30 25 20, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कम होता जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक एडिशनल वर्कर लगाने से जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो पहले का मार्जिनल प्रोडक्ट हम सेम लिखेंगे क्योंकि इससे पहले हमने कोई हमारी लेबर नहीं है, तो पहले का वही 50 ही लिखेंगे। दूसरे का कैसे लिखेंगे, 90 और 50 का डिफरेंस हो गया 40, 120 और 90 का डिफरेंस हो गया 30, 145 20 का डिफरेंस हो गया 25, 165 145 का डिफरेंस हो गया 20। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट आप देखो हमारा कम होता जा रहा है। इसको हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट किए। 2 डायग्राम हमने बनाए। पहले डायग्राम में हम टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे डायग्राम में मार्जिनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ लेबर लिया, लेबर हमने 5 तक ली है, ये टोटल प्रोडक्शन को लिया है। इसको आप रिप्रेजेंट करो। 1 वर्कर है तो प्रोडक्शन कितना है 50, 2 वर्कर के ऊपर प्रोडक्शन कितना है हमारा 90 है, 3 वर्कर के ऊपर प्रोडक्शन कितना है 120 है, 4 वर्कर के ऊपर प्रोडक्शन कितना है 145 है, और 5 वर्कर के ऊपर प्रोडक्शन हमारा 165 है। तो ये हमने लाइन लगा दी, और जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप देखोगे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे इसके बढ़ने की दर कम होती जा रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा कम होता जा रहा है। इस टेबल को रिप्रेजेंट करो। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम 50 तक है, तो ये आपने 50 तक लगा लिया। 10 का हमने डिफरेंस ले लिया, यहाँ नंबर ऑफ आपने लेबर ले लिया, ठीक है। तो 1 वर्कर है तो ये 50 है, 2 वर्कर के ऊपर कितना है 40 है, 3 वर्कर के ऊपर 30 है, ये लाइन लगा दो आप इस तरह से। 4 वर्कर है तो हमारा कितना है, 4 वर्कर के ऊपर हमारा 25 है, 5 वर्कर लगाए तो हमारा कितना है 20 है। तो ये जो आपके पॉइंट आए इनको मिला दो, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कम होता है, टोटल प्रोडक्ट हमारा घटती हुई दर से बढ़ता है, लेकिन जो हमारी उत्पादन करने की औसत लागत आती है, औसत लागत हमारी बढ़ती है, एवरेज कॉस्ट बढ़ती है, इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है। कैसे इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है, लैंड हमारा वही 1 है, लेबर हम बढ़ाते जा रहे हैं, 1 से 5 तक कर दी,
टोटल प्रोडक्ट जो आपने ऊपर लिखा था वही टोटल प्रोडक्ट हमने यहाँ लिख दिया है। टोटल कॉस्ट हम कितनी ले रहे हैं, अगर 50 यूनिट का प्रोडक्शन है तो 100 है, 90 पर 200 है, 120 पर 300 है, 145 पर 400 है, 165 पे टोटल कॉस्ट आ रही है 500। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जब टोटल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। 100 को 50 से डिवाइड कर दिए 2 आ गया, 200 को 90 से कर दिए 2 रुपये 20 पैसे आ गया, 300 को 120 से कर दिए 250 आ गया, 400 को 145 से 280 330। यानी कि औसत लागत अगर आप देखो तो बढ़ती जा रही है, 2 से 2 20 हो गई, 2 50 हो गई, 2 80 हो गई, 3 30 हो गई। अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ लेबर लिया, वाई एक्सिस पर हमने लिया एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, ये आपने लिखना है। एक वर्कर है तो एवरेज कॉस्ट है 2, 2 वर्कर है तो 2.2, 3 वर्कर है तो 2.5, 4 वर्कर है तो 2.8, 3 वर्कर है तो 3.3। ये पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिए, इसको मिला दो तो एवरेज कॉस्ट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स से हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर यानी कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमें उत्पादन हमारा बढ़ता तो है, लेकिन उत्पादन हमारा घटती हुई दर से बढ़ता है। तो ये हमने इस नियम की एक्सप्लेनेशन पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं नियम के लागू होने के कारण, काजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। ये नियम क्यों लागू होता है, इस नियम के लागू होने के 3 कारण हैं। पहला कारण क्या है, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के स्थिर साधन। घटते प्रतिफल का नियम क्यों लागू होता है, क्योंकि इसलिए लागू होता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में हमारा उत्पादन का एक साधन फिक्स होता है, उसकी मात्रा को तो बढ़ाते ही नहीं है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं। जब फिक्स फैक्टर की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं और वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे हमें उत्पादन के बढ़ने की दर कम होती जाती है। तो एक रीज़न इसका उत्पादन के एक साधन का फिक्स होना है। दूसरा है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, साधनों की खराब समन्वयता। घटते प्रतिफल का नियम क्यों लागू होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे उत्पादन के साधन है, लैंड और लेबर है, उनका जो रेशो है वो रेशो धीरे धीरे खराब होने लगता है। जैसे लैंड हमारी पहले 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर लैंड है, लेबर भी 1 लगा रहे हैं, लैंड तो बढ़ा ही नहीं, 1 हेक्टेयर है लेबर 2 कर दी, 1 हेक्टेयर लैंड है लेबर 3 कर दी, 1 हेक्टेयर लैंड है लेबर 4 कर दी। तो इनका जो अनुपात है धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। जब इनका अनुपात धीरे धीरे, ये अनुपात कैसे 1:1 हो गया, 1:2 हो गया, 1:3 हो गया, जब ये अनुपात धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, यानी कि 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर जितने श्रमिक हमें लगाने चाहिए उससे भी अगर ज़्यादा लग जाते हैं तो उत्पादन बढ़ने की बजाय फिर क्या होता है, कम होता है। थर्ड इसका रीज़न है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, अपूर्ण साधन स्थानापन्नता। घटते प्रतिफल के नियम का लागू होने का तीसरा कारण क्या है कि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उसका हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट, उसका हमारे पास कोई स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास फिक्स फैक्टर भूमि का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता और भूमि का पूरा प्रयोग हो गया होता तो उसके बाद अधिक उत्पादन करने के लिए अब हम और नई भूमि पर उत्पादन करना शुरू कर देते तो उत्पादन फिर घटने की बजाय बढ़ता। लेकिन हमारे पास क्योंकि अगर भूमि का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसी भूमि के टुकड़े के ऊपर बार बार श्रमिकों की संख्या को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उत्पादन बढ़ने की बजाय कम होता है। तो नियम के लागू होने के ये 3 कारण हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है नियम का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। ये नियम कहाँ पर लागू होता है, इसके बारे में भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों के भिन्न भिन्न विचार हैं। जैसे मार्शल क्या कहता है, मार्शल के अनुसार ये जो नियम है एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा अप्लाई होता है। एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा घटते प्रतिफल का नियम क्यों अप्लाई होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रकृति का योगदान अधिक है, एग्रीकल्चर नेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए ये नियम एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाता है। और इंडस्ट्री के ऊपर क्योंकि प्रकृति का योगदान नहीं होता, इंडस्ट्री में तो मनुष्य का योगदान, मनुष्य की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, इसलिए ये नियम इंडस्ट्री के ऊपर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। घटते प्रतिफल का नियम बहुत देरी से इंडस्ट्री के ऊपर लागू होता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक
इंडस्ट्री में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है और घटते प्रतिफल का नियम बहुत देरी से लागू होता है। तो ये नियम अधिकतर एग्रीकल्चर के ऊपर लागू होता है, इस पर शीघ्रता से लागू हो जाता है। इंडस्ट्री में लागू होता है तो इंडस्ट्री में देरी से लागू होता है। इंडस्ट्री में बढ़ते प्रतिफल का नियम शुरू में बहुत लंबे समय तक इम्प्लीमेंट होता है। ये तो मार्शल के विचार हैं, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनका विचार ये नहीं है। उनका ये कहना है कि इस नियम के लागू होने का कारण ये नहीं है कि किसी कि मनुष्य का अधिक योगदान है या प्रकृति का अधिक योगदान है। इसके आधार पर हम ये निर्णय नहीं लेंगे कि घटते प्रतिफल का नियम लागू होगा या बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होगा। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये इस नियम के लागू होने का कारण क्या होता है। इस नियम के लागू होने का कारण होता है कि उत्पादन का जो एक साधन होता है वो फिक्स होता है। फिक्स्ड फैक्टर की वजह से ये घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। अगर उत्पादन का एक साधन फिक्स है तो घटते प्रतिफल का नियम लागू होगा। और ये जो फिक्स्ड फैक्टर है ये क्या हो सकता है। ये फिक्स्ड फैक्टर भूमि भी हो सकती है, मशीन भी हो सकती है, मछली पालन भी हो सकता है, खान यानी कि माइंस भी हो सकती हैं। तो अगर उत्पादन का एक साधन फिक्स होगा तो घटते प्रतिफल का नियम जरूर लागू होगा। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये नियम कृषि के ऊपर भी लागू होता है, ये नियम इंडस्ट्री के ऊपर भी लागू होता है, ये नियम माइंस के ऊपर भी लागू होता है, ये नियम कई क्षेत्रों में ये नियम लागू होता है। तो ये नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, कृषि पर लागू। ये नियम कृषि के ऊपर लागू होता है। ये नियम कृषि के ऊपर क्यों लागू होता है, क्योंकि कृषि प्रकृति के ऊपर निर्भर है। कभी मौसम, कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती, कभी जलवायु सही होती है, कभी खराब होती है। तो कृषि पर ये नियम जल्दी से लागू हो जाता है। दूसरा है एप्लीकेशन इन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ये नियम घटते प्रतिफल का नियम भूमिजन्य उद्योगों पर भी लागू होता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है जब हम जमीन से खोद कर कोई चीज़ निकालते हैं तो एक्सट्रैक्टिव कहलाती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। जमीन से खोद कर कहाँ कहाँ निकालते हैं, जैसे माइंस, खनिज उद्योग। हम क्या करते हैं, माइंस खनिज उद्योगों में खनिज पदार्थ को निकालने के लिए हमें माइंस को बहुत गहरा खोदना पड़ता है। जितना ज़्यादा गहरा खोदेंगे माइंस में से खनिज पदार्थों को निकालने के लिए हमारे ज़्यादा नीचा खोदने की कॉस्ट ज़्यादा आती है। ज़्यादा कॉस्ट तो ज़्यादा आती है ज़्यादा खोदने के लिए। जो हमें माइंस में खनिज पदार्थ मिलते हैं, जितना हमने खर्चा किया कंपैरेटिवली हमें खनिज पदार्थ उससे कम मिलते हैं। तो माइंस के ऊपर ये घटते प्रतिफल का नियम शीघ्रता से लागू होता है, क्योंकि निकालने के लिए नीचा ज़्यादा खोदने के लिए खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन खनिज पदार्थ हमें कम मिलते हैं। दूसरा, बिल्डिंग के ऊपर भी घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। कैसे बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर कैसे लागू होता है कि कई मंजिला इमारत को बनाने के लिए ऊपर तक मटेरियल ले जाने के लिए खर्चा तो ज़्यादा आता है, लेकिन ऊपर वाली बिल्डिंग का जो हमें किराया मिलता है वो नीचे वाली बिल्डिंग के कंपैरिजन में कम मिलता है। इसलिए इमारत पर भी घटते प्रतिफल का नियम शीघ्रता से लागू होता है। यानी कि ऊंची इमारत खड़ी करने में, कई मंजिला बिल्डिंग को खड़ा करने में खर्चा तो ज़्यादा आता है, लेकिन ऊंची वाली बिल्डिंग का, ऊंचे वाले फ्लोर का हमें रेंट कम मिलता है। ये नियम फिशरीज के ऊपर भी लागू होता है, मछली उद्योग के ऊपर भी लागू होता है। कैसे लागू होता है, क्योंकि मछली उद्योग में शुरू किनारे में तो मछली जब हमने इकट्ठी कर ली और मछली को प्राप्त करने के लिए हमें समुद्र के और अंदर जाना पड़ता है, समुद्र के बीच में जाना पड़ता है। तो बीच में जाने के लिए हमारी खर्चा तो ज़्यादा आता है, लेकिन बीच में हमें जो मछलियाँ मिलती हैं वो कंपैरेटिवली कम मिलती हैं। तो ये नियम माइंस के ऊपर भी लागू होता है, बिल्डिंग के ऊपर लागू होता है, फिशरीज पे भी लागू होता है। उसके अलावा ये नियम इंडस्ट्री, उद्योग पर भी ये नियम लागू होता है, लेकिन उद्योग पर ये नियम बहुत देरी से लागू होता है, क्योंकि उद्योग में प्रकृति का योगदान नहीं होता। उद्योग में तो मशीनें अधिक लगाई जाती हैं, तो जब मशीनों को अधिक लगाकर और वर्कर्स को अधिक लगाकर प्रोडक्शन किया जाता है तो बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। बड़े पैमाने पर मशीनों से उत्पादन होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के फ़ायदे होते हैं, उत्पादन करने की लागत कम आती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है।
तो ये नियम इंडस्ट्रीज पर घटते प्रतिफल का नियम लागू तो होता है, लेकिन बहुत देरी से लागू होता है, क्योंकि उद्योग में मशीनों का योगदान अधिक है, प्रकृति का योगदान कम है। तो ये नियम कहाँ लागू होता है, आपको इसके पॉइंट्स बताए। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर अधिकतर लागू क्यों होता है। वाई डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मेनली अप्लाई टू एग्रीकल्चर। ये नियम कृषि पर अधिकतर लागू क्यों होता है, उसके लागू होने के क्या कारण है। पहला कारण है नेचुरल फैक्टर, प्रकृति कारण। प्रकृति कारण यानी कि खेती जो है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है, जलवायु के ऊपर निर्भर है, इसलिए कृषि के ऊपर ये नियम जल्दी से लागू हो जाता है। पता नहीं कब मौसम कैसा हो, बारिश हो या ना हो, तो ये नियम कृषि के ऊपर जल्दी लागू हो जाता है। डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, भूमि के उपजाऊपन में कमी आ जाती है। जैसे जैसे हम भूमि के एक टुकड़े के ऊपर बार बार खेती करते हैं तो भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है, तो भूमि पर हमें उत्पादन कम मिलता है, इसलिए भूमि पर घटते प्रतिफल का नियम शीघ्रता से लागू हो जाता है। लेस चांसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन के कम अवसर। भूमि पर डिवीजन ऑफ लेबर के चांसेस, श्रम विभाजन के अवसर कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो पहले हम ज़मीन को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद हम बीज डालने का काम करेंगे। बीज डलेगा तभी तो फिर फसल होगी, और फसल होगी तो कटाई होगी, करने का काम करेंगे। तो कृषि में डिवीज़न ऑफ लेबर के चांसेस कम होते हैं। ये नहीं कि बाद वाला काम पहले कर लें, पहले वाला काम बाद में कर लें, तो एक सीक्वेंस में काम होता है। एग्रीकल्चर में डिवीज़न ऑफ लेबर के चांसेस कम होते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर में घटते प्रतिफल का नियम शीघ्रता से लागू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लेक्स सुपरविजन, कम देखरेख। कृषि में देखरेख की संभावनाएं कम होती हैं, इसलिए कृषि में घटते प्रतिफल का नियम जल्दी से लागू हो जाता है। देखरेख की संभावनाएं कम क्यों होती हैं, क्योंकि कृषि फैली हुई होती है, तो हम पूरी ज़मीन की देखभाल नहीं कर सकते। बहुत सारी फसल तो पशु ही खा जाते हैं, तो देखभाल की संभावनाएं कम होने से उत्पादन कम मिलता है, और इसलिए कृषि पर घटते प्रतिफल का नियम शीघ्रता से लागू हो जाता है। नेक्स्ट आता है लेस यूज ऑफ मशीन। कृषि में मशीनों का प्रयोग तो है, लेकिन कंपैरेटिवली उद्योग के कंपैरिजन में कम है। जितनी मशीनों का प्रयोग करेंगे उत्पादन ज़्यादा होगा, बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होंगी, लेकिन कृषि में मशीनों का प्रयोग तो है, लेकिन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम होता है। तो इस वजह से कृषि में घटते प्रतिफल का नियम शीघ्रता से लागू होता है। नेक्स्ट है सीजनल ऑक्यूपेशन, मौसमी व्यवसाय। कृषि हमारा एक मौसमी व्यवसाय है, सारा साल खेती नहीं होती है, इस वजह से भी हमें कृषि से उत्पादन कंपैरेटिवली पूरे साल कम मिलता है। नेक्स्ट हमारा है लैंड इज लिमिटेड, भूमि सीमित होती है, क्योंकि भूमि का एक ही टुकड़ा है, उसी के ऊपर बार बार हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उत्पादन बढ़ने की बजाय कम होता है। तो घटते प्रतिफल के नियम कृषि पर ही क्यों ज़्यादा लागू होता है, उसके लागू होने के ये कारण है। नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ द लॉ, नियम की सीमाएं। घटते प्रतिफल का नियम कब लागू नहीं होगा, कब लागू नहीं होगा। पहला पॉइंट है न्यू लैंड, नई भूमि। अगर हम नई भूमि है तो उसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी, उसके ऊपर जब हम श्रमिकों की संख्या लगाएंगे तो उत्पादन हमें कम नहीं मिलेगा, बल्कि जब हम एक नई भूमि जिसकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा है, फर्टिलिटी ज़्यादा है, उसमें हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे तो उत्पादन कम होने की बजाय बढ़ेगा। अगर भूमि नहीं है तो घटते प्रतिफल का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा है इनएडिक्वेट डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, अपर्याप्त श्रम और पूंजी की इकाइयाँ। अगर हमने एक भूमि के टुकड़े के ऊपर जितनी लेबर लगानी है, जितनी पूंजी लगानी है, अगर हमने उससे भी पहले कम लगा रखी है, जैसे पहले भी बताया, एक भूमि के टुकड़े के ऊपर हम लेबर लगा सकते हैं 5, 1 हेक्टेयर भूमि है, लेकिन हमने अभी लेबर सिर्फ 2 ही लगाई है। अगर हम तीसरी लेबर लगाएंगे तो उत्पादन हमारा कम थोड़ी होगा, उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि 5 लेबर की रिक्वायरमेंट है, हमने लेबर 2 ही लगा रखी है। तीसरी लेबर लगाने से प्रोडक्शन कम नहीं होगा, लेबर उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि पहले हमने इनएडिक्वेट डोजेज ऑफ लेबर, श्रमिकों की संख्या कम लगाई है। तो अगर हमने पहले श्रमिकों की संख्या, पूंजी की मात्रा पहले कम लगाई है, और हम श्रमिकों की संख्या और पूंजी की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो उत्पादन कम होने की बजाय बढ़ेगा। नेक्स्ट कारण क्या है, इसकी लिमिटेशन का पॉइंट क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कृषि कला में सुधार करते हैं, कृषि कला में सुधार करने का मतलब है बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, अच्छे बीज का प्रयोग कर लें,
भूमि में की उर्वरा शक्ति को बढ़ा दें, खाद हम अच्छी इसमें डाल दें। तो जब हमने अच्छी खाद डाली और बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया तो प्रोडक्शन कम नहीं होगा बल्कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि कला में अगर हम उन्नति करेंगे, अच्छी खाद डालेंगे और बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो उत्पादन कम होने की बजाय बढ़ेगा। ये इसके लिमिटेशन के 3 पॉइंट हैं। तो इतना आपने आज के लिए याद करना है।